हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाराणा प्रताप क्लासेस श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वाइट बोर्ड थोड़ा सा नीचे गिरने की वजह से टूट गया था, तो मैंने सोचा क्लास को कंटिन्यू करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम भी नज़दीक है, वन रक्षक और वनपाल वीडियो और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आप अभी भी 2 जुलाई को जो पेपर रद्द हुआ था उसका 2 जुलाई को पुनः दिया गया। आज मैं सिर्फ आपको नोट्स के माध्यम से या मेरा ये वीडियो जो आप अगर कहीं भी सफ़र कर रहे होते हो तो ये ऑडियो आर्टिकल के तौर पर भी आप इसको सुन सकते हो। जैसे अपने फ़ोन में ईयरफोन लगाए और फ़ोन जेब में डाला, उसके बाद आप चलते हुए सुन सकते हो। इसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही इस तरीके से है कि आपको जाते जाते वो कंठस्थ हो जाएगा। हमने कल परसों जो वीडियो हुई थी वो किया था अपने उपरमाल भैंसरागढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल कहलाता था, और गिरवा उदयपुर के आसपास की जो तस्तरी नुमा या कटी फटी पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता था, मांड जैसलमेर को कहा जाता था। अभी जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसमें ये प्रश्न आया था कि भीनमाल का प्राचीन नाम क्या है, तो श्रीमाल था। और बागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो निचले स्तर के हिस्से अपने जिले हैं वो बांगड़ के नाम से जाने जाते हैं। हाड़ौती का मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कोजा बाबू, और उसके बाद शेखावटी, चिरू, सिकर, झुंझुनू था। आज अपना टॉपिक 10वीं जो किताब है उसी के आधार पर रहेगा। जो उसमें बताया गया है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा बहुत से तथ्य हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें नहीं दिए हुए। हमें भी अचंभव होता है कि इतना शॉर्ट में क्यों दिया है, पर हो सकता है जिस किसी ने भी वो किताब लिखी है उसने उस लेवल के देख के ही उसने ये तैयार की है। बहुत सी बातें अपने को नई देखने को मिली है, वो आपको लक्ष्य है, ल्यूसेंट या किसी भी अन्य बुक, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक है उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, वो उसमें दी हुई है। तो उसमें बताया गया है कि इसके बाद जो टॉपिक पढ़ता है वो उन्होंने दिया है इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन उन्होंने चाहे किसी भी स्तर पर ले लीजिए दोस्तों, इतिहास 3 भागों में ही बांटा जाता है। चाहे आप विश्व लेवल का इतिहास कर रहे हैं, चाहे आप भारत का इतिहास कर रहे हैं, चाहे आप राजस्थान का हिस्ट्री याद कर रहे हैं, उसमें आपको इतिहास 3 भागों में बंटा हुआ मिलेगा। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, या इसमें प्राक युग दिया हुआ है। एक ही बात है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि अपने कुछ अलग से याद करना पड़े। प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक युग। दूसरा उन्होंने विभाजन किया इसमें प्रादेश आद ऐतिहासिक काल। पहला प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या है। मानव का जब उद्भव हुआ था, यानी कि बंदर से उसने होमो सैपियंस, या यूँ कह सकते हो कि जब मानव बनना उसने शुरू किया था, उस काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता से थोड़ा सा पूर्व, पहले तक, पूर्व कह सकते हो या पहले कह सकते हो, जो उतना पर्टिकुलर भाग था उस मानव सभ्यता से लेकर हड़प्पा के पूर्व तक, उस काल को इतिहासकारों ने, विद्वानों ने प्राग ऐतिहासिक काल में रखा है। उसके अपने को कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों। साक्ष्य कह सकते हो, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। साक्ष्य अगर मिले हैं तो कुछ पत्थरों से निर्मित, कोई कुशाण पत्थर, या सपोज कर सकते हो भी कुल्हाड़ी, या पत्थरों से उसने शिकार करना है, आखेटक, ये चीज़ें आपको प्राग ऐतिहासिक काल में मिली हैं। ये 10वीं क्लास में नहीं दी हुई, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। हालांकि ये भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अफ्रीका में सबसे पहले मानव का उद्भव हुआ, अपनी भारत में नर्मदा घाटी में सबसे पहले उसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन दोस्तों ये 10वीं किताब में नहीं दिया हुआ है, मैं जो 10वीं का है वही पढ़ा रहा हूँ। तो प्राग ऐतिहासिक काल मैंने बताया कि शुरू से लेकर जब मानव ने थोड़ा सा विकास करना है, यानी कि पैरों पर चलना शुरू किया था, तो
उससे लेकर हड़प्पा सभ्यता जब खोजी गई थी उससे थोड़ा सा पहले का इतिहास है, जो इतिहासकारों ने उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, या दूसरा विभाजन अपनी कह सकते हैं कि दूसरा विभाजन इसमें जो आता है वो आता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल है जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का जो काल उन्होंने निर्धारित किया है वो आद ऐतिहासिक काल है। और आद ऐतिहासिक काल में वो घटनाएं सम्मिलित की गई हैं जिसमें उसने लिखना तो शुरू किया मानव ने, लेकिन आज तक दोस्तों उसको पढ़ा नहीं जा सका। और उसका सर्वोत्तम एक उदाहरण बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और वो है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि मिली है लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये अपने कह सकते हैं। तो उसको उन्होंने आद ऐतिहासिक काल कहा कि मानव आधा विकसित हुआ था, अपने इस तरह से भी लेके चल सकते हैं। और तीसरा उन्होंने काल निर्धारण जो किया था वो किया था ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल जो 600 ईसा पूर्व से लेकर आज तक वर्तमान में जब तक जो काल चल रहा है वो ऐतिहासिक काल चल रहा है दोस्तों। इतिहास में कौन कौन सी दोस्तों घटनाएं घटित होती है ये 10वीं क्लास में नहीं दिए गए, लेकिन मैं एक तथ्य के तौर पर आपको बता देता हूँ कि वही घटनाएं उसमें सम्मिलित की जाती है जिससे किसी विशेष मानव समाज के वर्ग पर उसका प्रभाव पड़े, जिससे किसी अपने समाज पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। वही ही घटनाएं इतिहास के अंतर्गत या यूँ कह सकते हो इतिहास में सम्मिलित की जाती है। तो इसमें अगर अपने सबसे ताज़ा उदाहरण देखें लेटेस्ट, तो जो कोविड-19 बीमारी है दोस्तों, उसके कारण पूरा वर्ल्ड या पूरा संसार अपने कह सकते हैं कि सदमे में था। और ये घटनाएं जैसी ये घटनाएं इतिहास में सम्मिलित की जाएगी। अपने से आगे जब अपनी अगली पीढ़ियों में जो बच्चे पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि 2019 से लेकर 22 तक या 23 तक एनीवन कोविड-19 के कारण एक महामारी आई थी जो पूरा संसार है जो एक दंग रह गया था। और पता नहीं कितनी समय तक बाज़ार मार्केट सब कुछ बंद कर दिया गया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिए गए थे। ये आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो पढ़ेंगी। तो ये तीनों मैंने आपको प्रकार बताए कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं तो यूँ कह सकते हैं, अपने शुरू करें कि प्राग ऐतिहासिक काल राजस्थान। ये आप प्राग ऐतिहासिक युग विश्व भी लेवल ले सकते हो, इसमें भारत भी ले सकते हो, लेकिन अपने को राजस्थान पढ़ना और 10वीं क्लास में राजस्थान का ही दिया हुआ है, तो ये प्राग ऐतिहासिक युग कह सकते हो। प्राग ऐतिहासिक युग राजस्थान में जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी क्षेत्र जिसको अपने कह सकते हैं, विद्वानों ने कहा है कि आज जो यहाँ समुंदर है वो मरुस्थल है, वो मरुस्थल नहीं था, यहाँ समुंदर था। और उसी समुंदर में द्वस्तवती और सरस्वती नदियाँ आकर गिरती थी। सरस्वती नदी का वर्तमान में नाम दोस्तों घग्गर नदी है, जो कि हनुमानगढ़ हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलकर हिमाचल और हनुमानगढ़ से होती हुई गंगानगर से और पाकिस्तान के फोर्ट आवास तक चली जाती है। ये मैं सिर्फ आपको अपनी जानकारी या तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन 10वीं किताब में नहीं दिया हुआ, उसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि द्वस्तवती और सरस्वती नदी, और ब्रैकेट में उसने बंद करके ये कह दिया वर्तमान घग्गर नदी इसी समुंदर में आकर मिलती थी। उसके बाद आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि दूसरा, मानव सभ्यता के उद्भव काल को, जो मानव सभ्यता जब
सबसे पहले पनपी थी उस काल को उन्होंने पाषाण काल कहा था। यानी कि पूरा प्राक ऐतिहासिक काल में जो शुरू का वर्णन देखने को दोस्तों अपने मिलते हैं उसको विद्वानों ने पाषाण काल की नाम दिया था कि ये पाषाण काल था। और पाषाण काल को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा था, क्योंकि पर्टिकुलर जो पहला आपको एक पार्ट मिलेगा उसमें लाखों वर्षों का स्टोरेज मिलेगा, क्योंकि उसके कोई साक्ष्य ही नहीं थे दोस्तों। उसका आइडिया नहीं है अपने को भी कितने पुराना है, मानव का उद्भव कब हुआ था। ये कहा जाता है कि 5-6 लाख साल पहले मान लो किसी मानव के या कप्पी मानव के अपने कह सकते हैं भी साक्ष्य मिले थे। तो विद्वानों ने उसको 3 भागों में फिर बांट दिया। सबसे पहले अपने इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया, उसके बाद प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल के रूप में देखा गया और पाषाण काल को भी उन्होंने 3 भागों में बांटा। पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण या नव पाषाण काल। नव पाषाण काल तो पूर्व पाषाण काल में 1870 में एक विद्वान था C.A. हैकेट। C.A. हैकेट ने, आप हेडिंग डाल के ये लिख सकते हो कि पूरा पाषाण काल डैश करके 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने जयपुर और इंदरगढ़ में पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी कह सकते हो, हैंड एक्स खोज निकाली थी। पहले इससे कोई भी कुछ साक्ष्य नहीं मिल रहा था, लेकिन ये पहले ऐसे विद्वान थे, पहले ऐसे इतिहासकार थे या इतिहासकारक आप कह सकते हो, तो जिन्होंने C.A. हैकेट, इन्होंने हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स को खोज निकाला। इसके बाद एक और अन्य नाम निकल के आता है, वही 10वीं क्लास में दिया है। हालांकि इसके बीच में और बहुत सी बातें निकल के आई, लेकिन उसमें नहीं लिखी हुई, मैं जो 10वीं किताब में है वही बता रहा हूँ। उसके बाद सेटन कार कोई नाम का विद्वान था, उसने झालावाड़ से इस युग के अनेक उपकरण निकलवा लिए। झालावाड़ अपनी दक्षिणी पूर्वी दिशा की ओर है दोस्तों। वहाँ से उसने सैटर्न कार ने इस तरह के कुछ पर्टिकुलर और भी उपकरण हैं जो खोज निकाले। लेकिन सबसे पहले C.A. हैकेट ने 1870 में हस्त कुठार यानी कि पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि हाथ की कुल्हाड़ी को निकाल डाला था। पूर्व पाषाण काल का जो औजार या पत्थर या कुछ भी अन्य उपकरण मिले वो दोस्तों ज़्यादातर अपने को चंबल और बनास नदी के सहायक नदियों के आसपास में ये औजार ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पूरे राजस्थान में अपने नहीं कह सकते, बल्कि चंबल और जो बनास नदियां हैं उनकी सहायक नदियां हैं, वहाँ के आसपास क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि जालोर से इस खोज का श्रेय B. अल्चिन को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। जालोर में कुछ उपकरण मिले, उसका श्रेय P. अल्चिन को जाता है, ये पूछा जाता है। और जो चंबल और बनास नदियों का बहाव का क्षेत्र था, अगर ज़िले पूछ लिए जाएं तो उसमें दोस्तों अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक, ये क्षेत्र था जहाँ से ये इतने औजार मिले थे। ये था पहला पूरा पाषाण काल। उसके बाद पॉइंट आ जाता अपना लघु पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। लूणी नदी की सहायक नदियों का भूभाग व चित्तौड़ की बेड़च नदी की सहायक नदियाँ व विराटनगर से इस काल के अवशेष मिले। लूणी नदी अपने अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हुई
बालोतरा बाड़मेर में जाकर और अरब सागर में गिर जाती है। तो लूणी नदी का जो पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया था, या यूँ कह सकते हो कि बेड़च नदी का राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियों से, ये दिया नहीं हुआ है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको याद करने के थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि अपने थोड़ा सा रिलेटिव करके चलेंगे तो वो भी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएगी। हो सकता है खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद का यही पूछ लिया जाए, एग्जामिनर का क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। और विराटनगर जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी, विराटनगर, बहुत बार प्रश्न आता है दोस्तों, बहुत ही बार। मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया भी आपको कि विराटनगर मत्स्य से और जो अशोक के शिलालेख है विराट से मिले हैं। ये प्रश्न एग्जामिनर यहाँ से पुटअप करता ही करता है। चलो खैर छोड़िए। तो लूणी नदी की सहायक नदियाँ और भूभाग चित्तौड़ की बेड़च नदियों की सहायक नदियाँ और विराटनगर में इस काल के अवशेष मिले हैं। ये जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, ये छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित पत्थरों से बने थे। और ये छोटे होने के कारण दोस्तों इनको माइक्रोलिथ इनको नाम दिया गया। पत्थरों के इन छोटे छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा गया, जो लघु पाषाण उपकरण कहा गया। इनको लघु उपकरण यानी कि छोटे, लघु, माइक्रोलिथ उपकरण कहा गया। अब बारी आती है अपने दोस्तों तीसरा पॉइंट, कि पाषाण काल को अपने 3 भागों में बांटा था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा वह नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल में वैसे तो अगर अपने भारत के स्तर पर देखें तो दोस्तों इसमें कृषि का विकास हो गया था। मानव ने यूँ कह सकते हैं कि इकट्ठा रहना सीख लिया था, पालतू कुत्ता भी पाल लिया था, लेकिन ये किताबों में नहीं दिया हुआ है तो अपने सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। इस नवपाषाण काल के जो औजार या पत्थर या यूँ कह सकते हो कि जो मानव ने यूज़ किए, वो आपको अजमेर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से प्राप्त उपकरण हुए। बागौर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर, या यूँ कह सकते हो मारवाड़। तिलवाड़ा उस टाइम मारवाड़ में ही पड़ता था। बागौर भीलवाड़ा की सभ्यता और तिलवाड़ा मारवाड़, ये इस जो नवपाषाण काल है इसकी प्रमुख खोज थी। तो ये तो था अपने दोस्तों बुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। और पाषाण काल कंप्लीट करके प्राग ऐतिहासिक अपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कहा जाता है कि उसमें सीधा पॉइंट दिया हुआ है कि धातु काल कि कौन कौन सी अपनी ताम्र नगरी या लोह नगरी या कौन कौन सी ऐसे थी धातु काल की भी, किन किन चीज़ों का खोज की गई, मानव ने कैसे कैसे इसमें विकास किया। तो राजस्थान में धातु काल आप टॉपिक डाल के ये लिख सकते हो। पहली लाइन आएगी, राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले। सबसे ज़्यादा ताम्र पाषाण काल के अवशेष राजस्थान में मिले। और राजस्थान में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के प्रमुख स्थल निम्न प्रकार से आप नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। ताम्र पाषाण कालीन के जो संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं, वो आप नोट कर सकते हो। तो इसमें गणेश्वर सीकर सबसे टॉप पर है, जिसको ताम्र नगरी की जननी भी कहा जाता है। कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर, पिंड व पिंडलियाँ, ये मैंने नाम लक्ष्य या ल्यूसेंट में नहीं सुना था दोस्तों, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ये चित्तौड़गढ़ में है। कुराड़ा, ये भी पहली बार सुन रहे हैं, नागौर में है। साबणिया व पुगल,
बीकानेर में। तो ये ताम्रपाषाण कालीन कुछ संस्कृतियां या यहाँ से तांबे के मान लो आप यूँ कह सकते हो कि अवशेष मिले थे। इसमें कुछ और भी अन्य नाम हैं, नंदलालपुरा या कीराडोथ व चीथवाड़ी, ये जयपुर में आती रही। और एलाना जालौर में हैं, बुड्ढा पुष्कर अजमेर में हैं, और कोल माहौली सवाई माधोपुर में है, और मल्लाह है भरतपुर में है। ये शब्द जो है ये सभ्यता ही हैं दोस्तों। हो सकता है कि आपको अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें दिया हुआ है। ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ या अवशेष जहाँ जहाँ से मिले हैं, सुनारी, गणेश्वर, सीकर, गिलोंड राजमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर, पिंड व पिंडलियाँ चित्तौड़गढ़, और शाबणियाँ व पुगल बीकानेर, और एलाना जालौर, बुड्ढा पुष्कर अजमेर, कोल माहौली सवाई माधोपुर, और मल्लाह है भरतपुर में। ये आपको ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के प्रमुख स्थल हैं जो कि खोजे गए हैं। हो सकता है एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये फलाना ताम्रपाषाण कालीन है या नहीं है, या ये कहाँ है, ये भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ताम्रपाषाण कालीन के बाद दोस्तों बुक में दिया हुआ है लोह काल भी, इसके अवशेष कहाँ कहाँ से मिले। तो लोह काल यूँ कह सकते हो कि ताम्र और कांस्य के पश्चात लोह का ज्ञान मानव इतिहास की युगांतर की सबसे बड़ी घटना थी। अपने सिंपल शब्दों में ये कहें तो तांबे के पश्चात जब उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी तो ये सबसे बड़ी उसके लिए घटना थी, क्योंकि इससे वो उपकरण अपने बना सकता था, उससे वो हर एक काम आसानी से कर सकता था। तो इससे कृषि के उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही उसने बदल दिया। उसका कहने का मतलब ये है कि लोहे की जब उसने खोज कर ली थी तो फिर उसका जीवन परिवर्तन हो गया था। फिर उसको पता चल गया था कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसने हथियार बनाने और उपकरण बनाने स्टार्ट कर दिए थे। ये आप यूँ कह सकते हो कि सबसे बड़ी खोज थी। तो राजस्थान में इसके स्थल जो खोजे गए जहाँ से लोहे के प्रमाण मिले हैं वो है नो, भरतपुर, जोधपुरा। ये बड़ा नाम मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज करता है। जोधपुरा और जोधपुर में फ़र्क है। जोधपुर एक ज़िला है और जोधपुरा जो स्थल है वो जयपुर में स्थित है दोस्तों। सुनारी, झुंझुनू और रेड टोंक में है। रेड टोंक में है। नो जो भरतपुर है, यहाँ से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युगीन का आरंभ माना जाता है। ये प्रमुख है दोस्तों। यूँ कहा जाता है कि उसमें ये बाकायदा हेडिंग दी हुई है, कहा गया है कि नो जो भरतपुर से लोहा खोजा गया था वो भारत के स्तर पर भी उसका सबसे पहले का था, यानी कि सबसे प्राचीन अगर लोहे के साक्ष्य अगर माने जाएं सी कार्बन 14 के तहत माना गया तो नो भरतपुर का जो लोहा था वो सबसे पुराना था और उसकी पहचान भारत में भी थी। और जयपुर, जोधपुरा और सुनारी, झुंझुनू से यहाँ से लोहा गलाने की भट्टी और अस्त्र शस्त्र के उपकरण तैयार करने के अवशेष मिले हैं। जोधपुरा और सुनारी, झुंझुनू ये दो ऐसी स्थल खोजे गए थे जहाँ से लोह गलाने की भट्टी और इसमें भी यहाँ से अस्त्र और शस्त्र तैयार करने के उपकरण के साक्ष्य मिले थे। और रेड टोंक से ज़्यादा लोहा मिलने के कारण इसको भारत का टाटा नगर कहा गया था। ज़्यादा लोहा मिलने के कारण इसको भारत का टाटा नगर कहा गया था। इसके बाद एक थोड़ा सा इफेक्ट्स निकल के और आता है दोस्तों
वो इस प्रकार से है कि कुछ मृत भांड भी अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं, कुछ काले, लाल, कुछ पट्टियों, सफ़ेद पट्टियों से। तो इनका भी कहीं ना कहीं इतिहास में प्रमुख योगदान रहा है कि ये कितने पुराने थे, क्या नहीं थे। कई बार एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पुट अप कर देता है, तो अपने छोड़ेंगे नहीं, इसको भी क्लियर करेंगे। लोह काल के बाद अगर अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड यानी कि पेंटेड ग्रेवे PGW का उदय हुआ। ताम्र पाषाण कालीन, उसके बाद लोह काल और उसके बाद चित्रित मृद भांड। ये कहना चाह रहा है कि लोह काल के बाद अगर दूसरे कहीं अन्य स्थानों से अगर अपने को अवशेष देखने को मिले तो वो थे मृद भांड, जिसको पेंटेड, और वो भी कौन थे, स्लेटी रंग के मृद भांड की संस्कृति देखने को मिली। और पेंटेड ग्रे वे, और इसको शॉर्ट में कहा गया PGW। ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर PGW का फुल फॉर्म पूछ ले कि PGW की फुल फॉर्म क्या है, का उदय हुआ। इसके अवशेष आपको, मृत भांडों के जो अवशेष हैं वो दोस्तों विराटनगर जयपुर से, सोनारी झुंझुनू से, नौ भरतपुर से मिले हैं। इस संस्कृति का उदय 600 ईस्वी पूर्व में, इसके बाद स्थान में ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया। इस संस्कृति है जो ये पर्टिकुलर मृद भांड मिले हैं, ये मान लो 600 ईस्वी के आसपास का जो समय निर्धारित उन्होंने किया है, तो ये इतने के पुराने यहाँ से मिले हैं। हालांकि लोह काल और ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियाँ हैं जो पहले की विद्यमान थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक और कमेंट जरूर कर देना, और जिस किसी भाई ने या सिस्टर ने अगर ये क्लास अब तक देखी है तो दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत से ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जो इस पर्टिकुलर इन पाठों से मान लो भी आपको ये वीडियो बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन हर एक बंदे की पढ़ाने की शैली होती है। आप हमारे चैनल पर अगर जुड़ते हो तो आपको ट्रिक के माध्यम से भी सीखने को मिलेगा और थ्योरी बेस भी मिलेगा। जिस किसी ने +2 करके अभी तैयारी शुरू की है तो वो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार है। आज के लिए इतना ही बस। कल अपने करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता, गिलोन, रासमंद, बागौर, भीलवाड़ा, गणेश्वर सभ्यता। और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।